नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर यहाँ पे। तो जैसे कि सर अपने यूट्यूब चैनल पे अपने एपिसोड लाइव होते जा रहे हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि फाइब्रॉइड क्या होता है। आप फाइब्रॉइड के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? फाइब्रॉइड एक्चुअली इनफर्टिलिटी में फाइब्रॉइड का उतना सा रोल नहीं, थोड़ा सा रोल है। फाइब्रॉइड ये एक बच्चेदानी के अंदर तैयार होने वाली गांठ है। ये गांठ छोटी से लेके एकदम छोटी, बोल तो जैसा चने के बीज से लेके तो नारियल के इतने भी गांठें हो सकते हैं जी। फाइब्रॉइड ये जो है सो जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि गांठ हो गई बोल तो कुछ कैंसर हो गया क्या। अच्छा। हाँ, तो ये कैंसर नहीं होता है, इट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। बोल तो मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है ये। कैंसर होता है उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये दिस इज बेनाइन टाइप ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द यूट्रस। ओके। तो बोलने का मतलब ये है कि ये छोटी सी उस बच्चेदानी के मसल की गांठ होती है, लेकिन वो लोकलाइज होती है। अगर लोकलाइज होती है तो उसे फाइब्रॉइड कहते हैं, और वो जनरलाइज पूरे यूट्रस में होता है तो उसे हम फाइब्रोएडिनोसिस कहते हैं। फाइब्रोएडिनोसिस और फाइब्रोएडिनोसिस इस पूरे बच्चेदानी में रहेगा, और फाइब्रॉइड ये है सो किस किस पार्ट पे लोकलाइज रहेंगे। कभी ये रहेगा तो ये ऊपर के साइड पे रहेगा, कभी रहेगा तो ये बच्चेदानी के बीच के वॉल के अंदर रहेगा, कभी ये नीचे बच्चेदानी के मुंह के नज़दीक रहेगा, सर्विक्स के पास, कभी अंदर रहेगा तो एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड हो जाएंगे वो। तो बोलने का मतलब ये है कि म्यूकोजल, सबम्यूकोजल, ये डिफरेंट टाइप के फाइब्रॉइड होते हैं। और इस फाइब्रॉइड की वजह से मोस्ट कॉमनली जो गायनेकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं वो प्रेशर सिम्टम होते हैं। सर आपने जैसे फाइब्रॉइड के बारे में बताया, अभी अगर किसी पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? फाइब्रॉइड के लक्षण कभी कभी ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड है और उस औरत को ज़िंदगी भर मालूम भी नहीं होता है। तो कभी कभी फाइब्रॉइड होते हैं और कुछ भी लक्षण नहीं रहते, और कभी कभी फाइब्रॉइड छोटा रहता है लेकिन बहुत बड़े बड़े लक्षण आ जाते हैं। और फाइब्रॉइड के लक्षण ऐसा होते हैं कि इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द फाइब्रॉइड। अगर वो फाइब्रॉइड कहाँ है, किस जगह पे है, उस जगह के हिसाब से उसके सिम्टम आते हैं। अब फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं, अगर ये फाइब्रॉइड है, फंडल सबसिरोजल फाइब्रॉइड है, जैसा कि बच्चेदानी के ऊपर के पार्ट में है जी, तो ऊपर के पार्ट में है तो इससे कुछ भी सिम्टम नहीं आएंगे। हालांकि फाइब्रॉइड नारियल के बराबर भी रहेगा तो भी सिम्टम नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा पेट बड़ा दिखेगा लेकिन सिम्टम कुछ नहीं रहेगा। वैसे ही अगर फाइब्रॉइड ये यहाँ पे इंट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल तो बच्चेदानी के जो वॉल के अंदर है, दिस इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अगर ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो जब भी मेंसेस आ जाएंगे तो उस औरत को पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्रैम्प्स आएंगे, पेट में मरोड़ आएगी, और सिम्टम्स इतने रहेंगे कि वो मेंसेस में काम नहीं कर सकेगी। तो पेट में दर्द की वजह से उसे सो के रहना पड़ेगा। अगर यही फाइब्रॉइड अगर सब सिरोजल है, मतलब सिरोजा के नीचे है, तो भी ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये सब सिरोजल है और यूरिनरी ब्लैडर के पास अगर है तो वो बार बार पेशाब आएगी, पेशाब में तकलीफ होगी। यही फाइब्रॉइड अगर पोस्टीरियर वॉल को है, जहाँ पे इंटेस्टाइन्स हैं, अगर ये वहाँ दबता है तो वहाँ पे उस औरत को कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की बीमारी होगी। तो बोलने का मतलब फाइब्रॉइड का एक यूनिवर्सल कोई सिम्टम नहीं होगा, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द फाइब्रॉइड, और वो कहाँ प्रेशर कर रहा है उसके हिसाब से होगा। जैसा कि सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, सबम्यूकोजल तो बच्चेदानी के अंदर लटकता हुआ है, ये जैसा कि पेडिकुलेटेड, जैसा अंगूर लटकता है वैसा। अगर ऐसा फाइब्रॉइड है तो ये जब भी माहवारी आएगी उसे माहवारी बहुत आएगी, ज़्यादा खून बहने शुरू हो जाएगा और उसे एनीमिया तक हो सकता है, खून की कमी तक हो सकती है, और ये बहुत पेनफुल होते हैं। ये दिस विल कॉज एज ए कोलिक पेन। कोलिक पेन में तो जैसा कि किडनी में पत्थर हो गया तो जैसा दर्द होता है, यूरेटर में पत्थर हुआ, स्टोन हो गया छोटा सा, तो जैसा पेन होता है वैसा कि कोली की पेन होता है। तो कहने का मतलब है कि फाइब्रॉइड अगर कभी कभी फाइब्रॉइड है, बहुत बड़ा भी है और ऐसे जगह है कि जैसा फंडल वगैरह है तो उसका कुछ सिम्टम नहीं आएगा। और वही फाइब्रॉइड अगर यूरिनरी ब्लैडर के पास है, रेक्टम के पास है, तो वहाँ पे यूरिनरी सिम्टम या फिर डिफिकेशन के प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इट इज़ द सिम्टम ऑफ द फाइब्रॉइड्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साइट ऑफ द फाइब्रॉइड्स। सर अभी फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस, अगर समझो किसी पेशेंट को फाइब्रॉइड है
उसका डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अभी जैसा मैंने बताया कि अगर उस पेशेंट में ऐसे कुछ सिम्टम है तो ही पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास। जी। अभी डॉक्टर के पास आने के बाद हम उसकी जनरल एग्जामिनेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम, उस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब जैसा यूरिनरी प्रॉब्लम है तो उसका कुछ देखेंगे, अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे, और उसके बाद उस हिसाब से हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, जैसा कि बच्चेदानी के नीचे से जांच करेंगे। उसके बाद हमारे को जब डाउट आता है, जो एक फाइनल कंक्लूजन होता है कि शायद ये है, तो हम उसे कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसा कि सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करके ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं, पेट के ऊपर से भी और नीचे से भी सोनोग्राफी करते हैं, और सोनोग्राफी में वो देखेगा। अगर फाइब्रॉइड दिखता है, आपने को उस फाइब्रॉइड्स के डिटेल्स लेना है कि वो कहाँ साइट कितनी है और उसकी साइज़ कितनी है, तो उसके साथ हम एमआरआई करेंगे, एमआरआई में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वैसा उसके साथ साथ अगर फाइब्रॉइड कहीं बच्चेदानी के किस साइट पे है, ये देखने के लिए हिस्टोसाल्पिनोग्राफी भी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन की जांच से बच्चेदानी का अंदर का पूरा कैविटी देख सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिससे हिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। और बाहर का अगर सबसिरोजल है, फंडल फाइब्रॉइड है, तो वो हम लैप्रोस्कोपी से देखते हैं। सर, अभी आप तो आईवीएफ के सुपर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन ये फाइब्रॉइड की वजह से बांझपन होता है क्या? हाँ, अभी जैसा मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड कहाँ है उसके हिसाब से सिम्टम आते हैं। अब आईवीएफ स्पेशलिस्ट के हिसाब से कौन सा फाइब्रॉइड हमारे को तकलीफ़ दे सकता है या इनफर्टिलिटी कर सकता है, बांझपन कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये फाइब्रॉइड अगर यहाँ कॉर्नो है, जहाँ पे गर्भनली का बच्चेदानी में खुलती है, यहाँ का इसका जो ये है जैसा ओपनिंग है, इसे ऑस्टिया कहते हैं। अगर ये ऑस्टिया के यहाँ फाइब्रॉइड है तो ये ब्लॉक करेगा, तो यहाँ से आने वाला अंडा आने ही नहीं देगा, या फिर इधर से जाने वाला शुक्रजंतु को जाने नहीं देगा, और इसकी वजह से ये ब्लॉक करेगा। जैसा कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, वैसा ये ब्लॉक करेगा और इसकी वजह से बच्चा नहीं होगा। ये एक प्लेस हुआ जहाँ पे वो इनफर्टिलिटी कर सकता है। अब दूसरा पार्ट ये है कि सब पेडिकुलेटेड सबम्यूकोजा, जैसा कि अंगूर के जैसा लटकता हुआ फाइब्रॉइड है, तो दिस विल एक्ट एज ए कॉपर्टी। जैसा कि बच्चा नहीं होने के लिए हम एक अनदर कुछ अंदर एक चीज़ रखते हैं जो बच्चे को रहने नहीं देता, तो ये फाइब्रॉइड ऐसा एक्शन करेगा कि जैसा कि ये कॉपर्टी के जैसा एक्शन करेगा। बच्चा अगर यहाँ चिपक भी जाता है तो ये चिपकने नहीं देगा, तो उसका ये अबॉर्शन करेगा। और पहली बात तो उसे इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो उसका अबॉर्शन करेगा वो। तो ये फाइब्रॉइड भी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, ये फाइब्रॉइड भी हमारे लिए तकलीफ दे है। अब वैसा ही जो है जो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, अगर ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड इतना बड़ा है कि ये कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है, उस रेगुलर जो कैविटी है वो कैविटी को टेढ़ा बिंगा कर देता है, तो यहाँ के यूट्राइन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर बच्चा रहा भी तो इसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अबॉर्शन करता है। इसी तरीके से ये फाइब्रॉइड अगर सर्विस के मुंह को रह गया तो यहाँ से जो स्पर्म की एंट्री है, इस स्पर्म की एंट्री को वो होने नहीं देगा, और स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो फिर स्पर्म इधर पहुँचेगा नहीं, तो भी बच्चा नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट साइट है ये कॉर्नियल एंड, जहाँ पे बच्चेदानी के अंदर गर्भनली का खुलती है। दूसरा सबम्यूकोजल, पेडिकुलेटेड और एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये पॉलिप और जो सबम्यूकोजल पॉलिप है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, दे विल एक्ट एज ए पॉलिप। तो और इस वजह से दिस विल एक्ट एज ए कॉपर्टी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के जैसा, जो कि बच्चे को रहने नहीं देगा। तो ये 2-3 टाइप के जो फाइब्रॉइड हैं, तो ये फाइब्रॉइड जो है तो ये इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कितने साइज़ का फाइब्रॉइड निकालना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ कितना भी छोटा हो इस फाइब्रॉइड को निकालना ही चाहिए, लेकिन इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अगर है, ये ऑल वर्ल्ड पे कंसेंसस है कि इफ़ इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज तो ही निकालना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी नहीं निकालना चाहिए। अभी तक मेरे ख्याल से कम मेरे 6-7 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर था। मैंने उस फाइब्रॉइड को निकाला नहीं, मैंने आईवीएफ किया, तो अभी भी वो उस औरत को 2 बच्चे हो गए, लेकिन ये गांठ भी है और उसे बच्चे भी हो गए। तो कहाँ पे एग्जैक्टली अगर वो फाइब्रॉइड कुछ डिस्टर्ब करता है तो ही निकालना चाहिए, या वो फाइब्रॉइड कुछ सिम्टम करता है तो ही निकालना चाहिए।
अननेसेसरी गांठ है और उस गांठ को निकालना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि बोला कि मैंने स्टार्टिंग में, कोई फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर उसके पेट में फाइब्रॉइड है, पेशेंट को भी मालूम नहीं और डॉक्टर को भी मालूम नहीं, और सिम्टम ही नहीं है, तो फिर उसे अननेसेसरी निकालना भी नहीं चाहिए और अननेसेसरी सर्जरी भी नहीं करनी चाहिए। सर अभी ये फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? अभी फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट है, अगर फाइब्रॉइड की वजह से सिम्टम है तो ही ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गया, अगर उसे कुछ सिम्टम है। अगर सिम्टम है और उसका एज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बेयरिंग एज में है, 15 to 45 ईयर्स में है और उसके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं और वो इनफर्टिलिटी नहीं करता है और कुछ सिम्टम नहीं है, तो उसे वॉचफुल वेटिंग बोलते हैं। अगर वो साइज़ बढ़ रहा है, बहुत कुछ सिम्टम दे रहा है, तो ही करेंगे ट्रीटमेंट, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर इनफर्टिलिटी करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है या फिर यहाँ पे ये बड़े साइज़ का है, तो इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रहे हैं, मेंसेस में पेन हो रहा है, तो ये हम इसे निकाल सकते हैं। अब इसे निकालने के दो तरीके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम GnRH एगोनिस्ट बोल के एक हार्मोन होता है, जिसके वजह से FSH LH कम होता है और उसके वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होता है और इसकी जो ग्रोथ है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, तो ल्यूपराइड इंजेक्शन बोल के मिलते हैं, वो इंजेक्शन देने से हम ये कर सकते हैं। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स अगर हाई लेवल किए, जैसे कि अभी कुछ कॉपर्टी मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग कॉपर्टी, वो कॉपर्टी के ऊपर प्रोजेस्टेरोन रहता है, तो वो कॉपर्टी अगर बिठा दिया, ऑलरेडी उसके बच्चे हो चुके हैं, तो वो कॉपर्टी प्रोजेस्टेरोन के कॉपर्टी बिठा देंगे तो भी ये कम हो जाएगा। अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज में है लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसे वक्त अगर यहाँ का है ये निकालना पड़ेगा। इंट्राम्यूरल बिग साइज है, मोर देन 4 सेंटीमीटर है, तो वो निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के सर्जिकल ट्रीटमेंट के कुछ चीज़ें हैं जो मिनिमल इन्वेजिव है या फिर ट्रेडिशनल है। मिनिमल इन्वेजिव में जैसा कि हम हिस्टोस्कोपिक मायोमेक्टमी करेंगे, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करेंगे, और जो चीज़ से सिम्टम हो रहा है वो सिम्टम रिलीव करने की कोशिश करेंगे, और जिस चीज़ से इनफर्टिलिटी हो रही है वो उतना हम रिलीव करेंगे। अगर चाइल्ड बेयरिंग एज है, उसका फैमिली साइज कंप्लीट हुआ है, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो सिम्टम नहीं करता है, तो भी हम नेगलेक्ट करेंगे। अगर सिम्टम करता है और फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और मेनोपॉज के बाद, जैसा कि माहवारी बंद होने के बाद भी अगर वो बढ़ता है, तो उसे निकालना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 2 बच्चे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और माहवारी बंद हो गई, तो ये फाइब्रॉइड भी खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। जैसा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो फाइब्रॉइड भी कम हो जाएंगे, उसे भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल है और सिम्टम है, या फिर प्री मेनोपॉजल भी है और सिम्टम है और चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट है, तो उस वक्त हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जैसा कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं।